हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑफिसर एकेडमी में। जैसा कि हमने प्रीटी सीरीज़ के ये सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें इस लेक्चर में संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास होगा, जो बिहार स्पेशल की क्लास है। हमने इससे पहले वीडियो में बिहार का संपूर्ण प्राचीन इतिहास ख़त्म किए थे रिवीजन पर्पज़ पे, वो भी पीटी के लिए। जो पीडब्ल्यू वाले के जो बुक है पीटी रिवीजन, उसका है सीरीज़। तो आज हम इसी के क्रम में आगे चलेंगे, बिहार का मध्यकालीन इतिहास। तो इससे पहले बता दें कि जो लोग बिहार के प्राचीन इतिहास का लेक्चर नहीं देखे हैं, कृपया इसी चैनल पे हमारा देख लीजिएगा जाके। बिहार बीपीएससी पीटी सीरीज़ में उसमें बिहार का प्राचीन इतिहास पूरा दिया होगा, अपलोडेड है। तो आज चलते हैं नेक्स्ट मध्यकालीन इतिहास में बिहार का। इससे पहले बता दिया, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम की जो डेट है, संभावित डेट मतलब इतना तो है कि 17 नवंबर के एग्ज़ाम अब नहीं होगा, क्योंकि डेट बढ़ गई है कुछ कारणवश, जो कि नेक्स्ट दिसंबर में एग्ज़ाम चला गया है। और वो एग्ज़ाम होगा 14 या 14 दिसंबर का एग्ज़ाम होगा, संभावित डेट है। देखते हैं डेट ऑफिशियली किस डेट को आते हैं, लेकिन आप लोग रिवीजन करते रहिए। चलिए देखिए, बिहार के प्राचीन इतिहास में बिहार के मध्यकालीन इतिहास की प्राचीन हम खत्म कर दिए। मध्यकालीन इतिहास में बिहार के जैसो किस स्रोत की बात करेंगे, तो आपको जिस तरह से प्राचीन इतिहास में बताए थे कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। जब हम किसी भी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, तो कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए जानकारी का। क्या होना चाहिए? पुरातात्विक स्रोत होना चाहिए या साहित्यिक स्रोत होना चाहिए। पुरातात्विक स्रोत में क्या होगा, जो कि कहीं सिक्के मिलेंगे, कहीं शिलालेख मिलेंगे, स्मारक मिलेंगे, ये सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है ना, स्रोत। और अगर साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, तो साहित्यिक स्रोत में क्या होगा, किसी ने अपना बुक लिखा होगा, तो जैसे बाबर द्वारा जो बुक लिखे गए हैं वो, या फिर अकबरनामा जो अबुल फजल के नाम द्वारा लिखे गए हैं, मतलब जो स्थानीय भाषा में लिखा गया, और जो है सो जितने भी बुक है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे तो वो होगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मध्यकालीन जो इतिहास है बिहार का, उसमें सिक्के किसका चला था और सिक्के कहाँ से मिलते हैं। देखिए, लखीसराय एक ज़िला है बिहार के, जो है से जैन नगर में अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सिक्के मिले हैं। किसके मिले हैं? अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? लखीसराय से मिले। किसका मिले? अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के मिले। फिर देखिए, जो है सो हमें मजबूत मराठा की भी जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? बाजीराव शिंदे, ठीक है, बाजीराव शिंदे के नाम वाले 2 तांबे के सिक्के मिले हैं, और इस क्षेत्र में मराठा को मजबूती उपस्थित को पुष्ट करता है। यानी कि मराठा साम्राज्य बहुत ही मजबूत थे, ये इस सिक्के से पता चलता है हमें। दरभंगा में जामा मस्जिद की दीवार पर पाए गए 1326 ईस्वी के अरबी शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि दरभंगा जो है सो इकलिम तुगल कपूर उर्फ तिरहुत, जिसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम तिरहुत है, कि शीर्षक के साथ एक टकसाला शहर भी बन गया है। और यह शिलालेख जो है सो किसका है, किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक के से। अगर हम बात करेंगे कि बिहार में जो मिले हैं, किसका मिले हैं? अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के मिले हैं, ठीक है। हमें मराठा साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, जो कि किसका नाम से है? बाजीराव शिंदे के नाम से है। ये क्या दिखाते हैं? मजबूत मराठा बताते हैं, मराठा समाज बहुत मजबूत थे। हमें 1326 ईस्वी के अरबी शिलालेख से जो है सो इकलिम तुगल कपूर उर्फ तिरहुत के शीर्षक के साथ एक टकसाला शहर भी बन गया था, ठीक है ना। जहाँ पे यह शिलालेख किसका है? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शिलालेख है। किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक के। अकबर ने पटना में, ठीक है, अजीमाबाद, क्या है? अजीमाबाद और राजमहल में टकसाल का निर्माण किया, जहाँ 1580 ईस्वी के बाद सिक्के बनाए गए।
यानी कि जो अकबर जो थे वो पटना में अजीमाबाद में अगर देखा जाए तो 1580 ईस्वी के बाद क्या बनाया गया, सिक्का। सिक्का मतलब आदान प्रदान। ऐसे देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या था, वस्तु विनिमय था। एक वस्तु ले जाए दूसरा वस्तु ले जाए, ऐसे आते आते फिर सिक्का का निर्माण होते चला गया। सिक्का के बाद आया कागज़ मुद्रा आया, कागज़ मुद्रा के बाद आया प्लास्टिक मुद्रा आया, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई ई ई बैंक सब आ गया है। तो ऐसे सिक्के के बाद जो है सो पटना में कब 1580 ईस्वी के बाद जो है सो सिक्के बनवाए गए। ये सिक्के की बात हो गई, सिक्के की जानकारी। अगर हम शॉर्टकट में फिर से विजन करें तो सिक्के लखीसराय से मिले हैं। लखीसराय क्या ज़िले हैं, वहाँ पे क्या मिला है, अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के मिले हैं। फिर मराठा के मजबूत होने की उपस्थिति को दर्शाता है, वहाँ पे किसका है, वो बाजीराव शिंदे के है। दरभंगा जिला, जहाँ पे जामा मस्जिद की दीवार पर जो कि 1326 ईस्वी में अरबी शिलालेख, अरबी भाषा में उल्लेख किया गया है कि दरभंगा में इकलीम तुगल कपूर उर्फ तिरहुत के शीर्षक के साथ एक टकसाल शहर भी बनाया गया है। ठीक है, और यह शिलालेख मोहम्मद बिन तुगलक किससे संबंधित है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं शिलालेख। देखिए यह है शिलालेख। तो शिलालेख में क्या क्या है शिलालेख देखिए, मध्यकालीन भारत में शिलालेख के 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। किसमें, 2 श्रेणियों में, अर्थात अरबी और फारसी या गैर फारसी। अरबी शिलालेख, अरबी और फारसी शिलालेख। ये देखिए, शिलालेख मतलब हमें जो लिखा गया है, भाषा तो होगा अरबी होगा, जैसे पाली भाषा था, पहले पाली भाषा में हम आते थे बात करते हुए, पाली के बाद अरबी, फारसी, अभी क्या है देखना, ऐसे आते हैं। देखिए तो अरबी में क्या है, अरबी और फारसी शिलालेख में देखिए मस्जिदों, कब्रों और इमाम बारह आदि के दीवार पर लिखा जाता था। किस किस पे, मस्जिदों पे, कब्र मतलब जहाँ पे क्या था, ये जैसो दफनाए जाते थे चीता को। चीता मतलब क्या, जो मर गए, सब मर गया, उनको जाके दफनाए थे कब्र में। इमाम बारह आदि को दीवार पर लिखा जाता था। ये शिलालेख ज़्यादातर पटना, बिहार शरीफ और सासाराम और राजमहल में पाया जाता है। कहाँ कहाँ ये पाया जाता है शिलालेख, ज़्यादातर पटना में है, बिहार शरीफ में है, सासाराम जो कि रोहतास का मुख्यालय कह सकते हैं, और राजमहल में पाए जाते हैं। 1545 ईस्वी का शेरशाह जो है सो 1545 ईस्वी का शेरशाह का एक शिलालेख उसकी कब्र पर मिला है, शेरशाह की कब्र पे। और वहाँ पे क्या था, मोहम्मद इब्न यूसुफ का बेदून शिलालेख है, जो बिहार में मुस्लिम शासन का विस्तार पर प्रकाश होता है। और कहीं ना कहीं जो है सो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है, क्योंकि याद रखिएगा शेरशाह सूरी पे क्वेश्चन बनता है बिहार में, खास करके ये पूछ सकते हैं इनका मकबरा कहाँ पर है। शेरशाह सूरी पे या तो पढ़ लीजिएगा बिहार के बारे में। तो मोहम्मद इब्न यूसुफ का वेदीबुन, क्या है, वेदीबुन शिलालेख, वेदीबुन। अब आता है गैर फारसी शिलालेख। ये सब किस में था, ये सब अरबी या फारसी में लिखा हुआ है। अब क्या है गैर फारसी शिलालेख। तो गैर फारसी शिलालेख में क्या देखेंगे हम, पाल वंश के पतन के बाद उभरे छोटे छोटे राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। किससे, जो फारसी शिलालेख में है, वो जब पाल वंश पतन हो गया था तो इसके बाद जो है सो कौन कौन राजवंश आया था, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ था। ठीक है ना। बल्लाल सेन का सनोखर शिलालेख से, किसका है, गैर फारसी है। गढ़वालों का मनेर या तरमपरान ताम्रपत्र शिलालेख, या सिमराव स्तंभ शिलालेख, अंधारा थड़ी शिलालेख, और प्रतापमल कर्नाटक के शिलालेख। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि यह सब शिलालेख दिया होगा, बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा गैर फारसी शिलालेख है, तो आप पहचान करिएगा कि गैर फारसी शिलालेख कौन कौन है और अरबी में शिलालेख कौन कौन है। तो देखा जाए तो याद रखिएगा इन सब नाम से क्या है, लगता है साउथ टाइप के नाम है। ठीक है, तो थोड़ा सा आते हैं, चलिए। तो ये सब क्या है, किसका शिलालेख है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद रखिएगा, क्योंकि कर्नाट वंश जो है सो बिहार में आया था। ठीक है, कर्नाटका नहीं, कर्नाट वंश। तो प्रताप महल का शिलालेख किस में है, गैर फारसी में है। ठीक है, अब आते हैं स्मारक। स्मारक मतलब
जो किसी के स्मारक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक स्थिति को जानकारी देता है। देखिए स्मारक हमें शासक विशेष के तहत राज्य में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी। कैसे? ये किसी की भी स्मारक कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि जो गरीब है, क्योंकि हम उसमें देखते हैं जब हम पढ़ते हैं हड़प्पा काल पढ़ते हैं तो उसमें आप देख रहे होंगे जो मतलब गरीब है वो उनके जो स्मारक कब्र में जो तो क्या चीज़ था, मतलब किसका दफनाया गया था, मिट्टी के बर्तन वर्तन था। और जो अमीर था वो किसका था, सोना चांदी दफनाता था। तो कहीं ना कहीं क्या है, अमीर और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है यहाँ से। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कौन धर्म है, दफना। जैसे कि अगर बात करेंगे मुस्लिम में क्या होता है, दफना दिया जाता है, और हिंदू में क्या किए थे, उसे जलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये सब कैसा दिखाता है, ये सब धार्मिक दिखाता है। आर्थिक मतलब इनकम, पैसा की बात कर रहा है। बिहार में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के 70 स्मारकों को मान्यता दी गई है। कितने हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में कितने स्मारकों को मानता है? 70 स्मारकों का मान्यता दिया गया है। अब हम देखते हैं, देखिए क्या सिक्का हो गया, स्मारक को हो गया। अगर एक लाइन बोले स्मारक क्या है, तो स्मारक राज्य की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी देती है। अब आते हैं बिहार में कुछ प्रसिद्ध स्मारक स्थल है। देखिए किसका किसका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थान और स्मारक। देखिए रानी का महल, क्या है, रानी का महल, इब्राहिम बया का मकबरा, ये कहाँ है, बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ बिहार में है, ठीक है, बिहार शरीफ में। फिर क्या है, शाह मखदूम या फिर दौलत मनेरी या फिर इब्राहिम खान का मकबरा। देखिए यहाँ इब्राहिम बया का मकबरा, यहाँ इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ, मनेर पटना में है। फिर आता है हसन शाह सूरी का मकबरा, हसन शाह सूरी का मकबरा सहरसा, सासाराम जो रोहतास के ज़िले में है। और यहीं पर एक सबसे है जो कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। मकबरा मतलब जैसे कि कोई राजा महाराजा मर गए, उनको दफनाना, उनके स्मारक बनवाना, वही है स्मारक, ठीक है। रोहतासगढ़ किला कहाँ है, रोहतास में है। बख्तियार खान मालिक का मकबरा कहाँ है, सराय कैमूर में। और तीन प्रशस्तर शिलालेख कहाँ है, सासाराम रोहतास में है। तो क्या है, बिहार में प्रसिद्ध स्मारक, याद रखिएगा ये है प्रसिद्ध स्मारक। यहाँ से स्थान आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि स्मारक के नाम दे देगा, पूछे स्थान कौन सा स्थान में है। तो यहाँ से पुरातात्विक स्रोत खत्म हो गए हैं। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत पे। साहित्यिक स्रोत में देखिए, साहित्यिक स्रोत में आते हैं बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में उल्लेख करने वाले साहित्यिक स्रोत। यानी कि कहीं ना कहीं इस सब पढ़ने के बाद समझ में आता है कि बिहार में क्या क्या था, बिहार के बारे में जानकारी मुझे मिलती है, ठीक है। देखिए पहला है तबाकत और नासरी, क्या है, तबाकत ए नासरी। ये किसका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ मिनहाज उस सिराज का, याद रखिएगा। ये किसका, ये है बुक के नाम मान लीजिए, और ये है लिखने वाला राइटर का नाम। फिर है बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया है, क्या है, तुजुक ए बाबरी। किसके द्वारा लिखा गया है, बाबर के द्वारा। तो थोड़ा सा ठीक है। फिर आता है अकबरनामा, याद रखिएगा, यहाँ फंसाएगा अकबरनामा, यानी कि लोग कहेगा अकबर लिखा, नहीं, ये लिखा है अबुल फजल। कौन लिखे हैं, अबुल फजल। फिर है तारिक ए शेरशाह सूरी, जो तारिक ए शेरशाही, क्या है, तारिक ए शेरशाही, ये किसने लिखा, अब्बास सरवानी।
जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित, जो जियाउद्दीन बर्नी कौन क्या लिखे हैं, तारिक ए फिरोज शाह, तारिक ए फिरोज शाह। और गुलाम हुसैन सलीम द्वारा लिखा गया है रियाज उस सलातीन आदि। मतलब ये बुक का नाम है, आप याद रख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा कि बिहार में कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये बुक किसने लिखा है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आना होगा तो आ जाएगा। फिर है स्थानीय भाषा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, देखिए क्या है, कीर्ति लता विद्यापति कीर्ति के लिए, ज्योतिश्वर की वर्ण रत्नाकर, ठीक है, और चंदेश्वर वाचस्पति की राजनीतिकर। और सूफी साहित्य, जो सूफी साहित्य ये कौन लिखे हैं, यह लिखे हैं तजरिका क्या तजकिरा मकतूबत या मलकुजात। सूफी साहित्य तजकिरा मकतूबत और मलकुजात। तो कुल मिला के आप लोग साहित्यिक स्रोत देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ से आने का चांस बनता है ज़्यादा। तो ये साहित्यिक स्रोत है। अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट अध्याय पे, जो कि राजवंश। बिहार में मध्यकालीन में कौन कौन राजवंश रहे हैं। दूसरा चैप्टर है भारत में पूर्व जो है सो मध्यकाल में जो सो राजवंश कौन कौन रहे हैं। देखिए पीछे हम जानकारी लिए हैं, और ये जो जानकारी मिला है कहीं ना कहीं उसी बुक से, साहित्यिक स्रोत से और स्मारक शिलालेख से जानकारी मिलता है हमें। तो बिहार में पूर्व मध्यकाल में आते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या है, पाल वंश। देखिए पाल बौद्ध धर्म के महायान और तांत्रिक दर्शन के अनुयायी थे। पाल राजाओं ने हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया है। क्या है, पाल राजा किसको दिए हैं, हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया है। उन्होंने मंदिरों के निर्माण और गुरुकुल की स्थापना जैसे शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दान दिया है। पाल राजाओं के दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ घनिष्ठ संबंध थे। तो कहीं ना कहीं पाल जो है सो इंटरनेशनल रिलेशन पे भी अपना अच्छा व्यापार संबंधित किया बनाया था, क्योंकि व्यापार करने के लिए। अब पाल जो वंश था, सबसे पहले संस्थापक कौन है, तो देखिए पाल वंश में गोपाल, फिर धर्मपाल, देवपाल और महीपाल, ये सभी राजा अपने अपने कार्यक्रम मतलब काल में अपना राजा थे। सबसे पहले पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किए थे। गोपाल जो है सो 750 से लेकर 770 ईस्वी में पाल वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्योंकि पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो गोपाल। पाल जो सो मत्स्य या न्याय की स्थिति से बचने के लिए पाल वंश के पहले राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे थे। सबसे पहले कह सकते हैं, ठीक है, ठीक, किसके लिए, कहीं ना कहीं न्याय की स्थिति से बचाने के लिए। 750 ईस्वी में खलीमपुर, जो जहाँ से क्या मिला है, ताम्रपत्र शिलालेख से पता चलता है कि इस क्षेत्र के लोगों ने उन्हें राजा चुना है। और यह महाजनपद काल के बाद दक्षिण एशिया के पहले लोकतांत्रिक चुनावों के साक्ष्य। देखिए याद कीजिए, हम बताए थे कि बिहार में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे पुराना गणतंत्र के साक्ष्य मिलता है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो कि पिछली वीडियो में बताए थे। उसके बाद कहीं न कहीं जैसो गोपाल को जैसो राजा चुना गया था, और ये लोगों द्वारा चुना गया था। और कहीं न कहीं जब लोग द्वारा चुना गया है तो एशिया में पहले लोकतांत्रिक चुनावों में से एक था। उन्होंने पूरे बंगाल के साथ साथ बिहार के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाकर अपनी स्थिति मजबूत किया। ये बिहार में तो अपना पूरा नियंत्रण किए हुए थे, और कुछ हिस्सों बिहार पर भी अपना नियंत्रण बढ़ाया था, ताकि हर कोई राजा चाहता है अपना राज्य विस्तार करने के लिए। अदंतपुरी, अब बिहार शरीफ है, में गोपाल राजा द्वारा एक बौद्ध मठ और एक विद्यालय की स्थापना किया गया था। कहाँ पे, बिहार शरीफ में।
बिहार शरीफ में किसके द्वारा बौद्ध मठ की स्थापना किया गया था? एक विद्यालय, यह है गोपाल के द्वारा। अब आते हैं, देखिएगा, धर्मपाल ही जो है सो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और देखेंगे हम, क्योंकि विक्रमशिला भी जो है सो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी माना जाता था। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं धर्मपाल। धर्मपाल जो है सो पाल गोपाल का ही पुत्र था, ठीक है। गोपाल के बाद उनका पुत्र धर्मपाल 770 से लेके 810, यानी कि 770 ईस्वी में गद्दी में बैठा था। क्योंकि 750 से लेके 770 ईस्वी तक कौन किए थे? गोपाल जो है सो शासन पे थे, यानी कि कहीं ना कहीं 20 साल तक शासन कौन किए? गोपाल। उनके बाद जो है सो कौन है? धर्मपाल। धर्मपाल जो है सो धर्मपाल और देवपाल के अधीन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था, यानी कि एकदम विस्तार रूप पे आ गया था, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद अपने आप विस्तार घटते चल जाएगा। तो धर्मपाल ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि उत्तरी भाग मतलब ऊपर की ओर भारतीय उपमहाद्वीप है ना। अब भारत को उपमहाद्वीप क्यों बताता है? इस एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय को उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं। तो देखिए क्या है, कन्नौज पे कब्जा करने के बाद उन्होंने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि प्राप्त की और कन्नौज में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। धर्मपाल बौद्ध थे, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म से थे, और उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, ये इसकी स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए 200 गांव भी दिए थे। सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए, अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए 200 गांव भी दे दिए थे। अब धर्मपाल के बाद आते हैं देवपाल शासन पे। धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल, जो कि 810 से लेकर 850 ईस्वी तक शासन किया और साम्राज्य को दक्षिण एशिया और उससे आगे तक बढ़ाया। याद रखिए, जो धर्मपाल थे वो कहाँ तक ले गए थे? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में साम्राज्य का विस्तार किया, और देवपाल क्या किए? दक्षिणी भाग में अपना साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, दक्षिण एशिया की बात कर रहा, ठीक है। तो अब हम कहते हैं उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, धर्मपाल कौन कौन है? गोपाल हो गए, धर्मपाल हो गए, देवपाल हो गए। देवपाल जो है सो शासन कब से कब तक किए थे? यहाँ देख लीजिए, 810 से लेकर 850 ईस्वी तक। इन्होंने कहाँ? मुंगेर को अपने क्या बनाए थे? राजधानी बनाए थे, ठीक है। और पाल जो है सो ताम्रपत्र शिलालेख के अनुसार देवपाल ने उत्कलो और प्रज्ञा ज्योतिष असम पर विजय बनाया, यानी कि जिसको आज असम बोलते हैं। क्या है? देवपाल कहाँ पर विजय प्राप्त किया था? असम। असम पे भी किसने किया था? देवपाल ने। देवपाल के शिलालेख जो कहाँ कहाँ से हैं? घोरवन। देवपाल का शिलालेख कहाँ से मिलता है? घोरवन, हिल्सा, नालंदा और मुंगेर में मिले हैं। और हर शिलालेख से ही हम देखिए, शिलालेख जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है यहाँ के राजा कौन थे, शासक कौन थे, ठीक है। अब आते हैं महीपाल। महीपाल एक चीज़ और है, देखिए इसके बीच में भी छोटा छोटा मतलब आते हैं। देखिए, स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने अपने समय में नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना किया था। अब महीपाल आते हैं। महीपाल जैसे 1988 ईस्वी में महीपाल सत्ता सीन हुआ है। क्या? सत्ता सीन हुए। उन्होंने पाल वंश के दूसरे संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि पाल वंश का दूसरा संस्थापक कौन है? महीपाल है। और क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है तो दोनों ऑप्शन में होगा, देख लीजिएगा। बिहार और बंगाल पर महीपाल प्रथम के शासनकाल के दौरान 11वीं शताब्दी में चोल वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा आक्रमण किया गया और 1023 ईस्वी में महीपाल का युद्ध चोल वंश के राजेंद्र चोल से हुआ, जिसमें वह पराजित हुआ और महीपाल प्रथम की मृत्यु उसी वर्ष हुई जिसके साथ ही पाल वंश का अंत हो गया।
तो कहीं ना कहीं किससे हुआ, चोल वंश से हुआ। चोल वंश में कौन, जो कि राजेंद्र चोल देखा जाता है, वहाँ के राजा कौन थे, राजेंद्र चोल। तो कहीं ना कहीं महिपाल को जो है सो 1023-24 में लगभग इनकी मृत्यु हो गई, और ये क्या हुआ, ख़त्म हो गया, इनका वंश समाप्त हो गया। उसके बाद आता है सेन वंश। कौन आता है, सेन वंश। सेन वंश क्या करता है, देखिए आता है सेन वंश। सेन वंश में देखा जाए तो सेन वंश की स्थापना 11वीं शताब्दी के मध्य से सुमंत सेन ने किया था। सेन वंश की स्थापना किसने किया था, सुमंत सेन ने की थी, और वह विजय सेन के बाद सत्ताहीन हो गए थे। सत्ताहीन मतलब सत्ता समाप्त होना, ठीक, हीन हो गए थे, ठीक है ना। विजय सेन के बाद उनका पुत्र बल्लाल सेन राजा बना, और दान सागर और दूत में लिखा कि वे एक महान विद्वान थे। कहाँ लिखे हैं, दान सागर और दूत में लिखा कि वे एक महान विद्वान थे। उन्होंने कुलीनवाद नाम का एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद जन्म की कुलीनता और रक्त की शुद्धता की सावधानी पूर्वक रक्षा की गई। और एक याद है कौन सा आंदोलन है, इसको याद रखिए, कुलीनवाद, ठीक है, सामाजिक आंदोलन था ये, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। आंतरिक विद्रोह और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण सेन वंश कमजोर हो गया। किसके कारण, कहीं ना कहीं अपने अंदर विद्रोह हुआ, अपने आंतरिक विद्रोह मतलब अपने राज्य में वंश में विद्रोह होने लगा, और उसी विद्रोह में कमजोर हुआ तो क्या हुआ, बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर दिया और सेन वंश क्या हुआ, कमजोर हो गया। लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। कौन, लक्ष्मण सेन। और वह अपनी राजधानी से भाग गया और पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर में शरण ली। और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जयसिंहस्तिया, भाषाविद हलायुद्ध धोई और पवन दुतम के लेखक ने उनके दरबार को सुशोभित किया। और यहाँ से क्या होता है, सेन वंश की समाप्त होता है, और सेन वंश समाप्त होने के कारण आक्रमण और अपना आंतरिक विद्रोह था। अब आता है बिहार में नेक्स्ट जो वंश है, कर्नाट वंश। कौन वंश है, कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश में देखते हैं, कर्नाट वंश कब से कब आता है। ये कर्नाट राजवंश 1097 से लेकर 1324 ईस्वी तक की इसकी स्थापना है। ये मिथिला में नन्नदेव ने किया था। किसने किया था, नन्नदेव ने। नन्नदेव ने इसकी स्थापना किया था, कर्नाट वंश। और जो आज हमारा मिथिला है, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये सब क्या है, मिथिला में आता है। इसी बीच में इनका कर्नाट वंश था। वह संगीत के महान संरक्षक थे। कौन, नन्नदेव थे। उन्होंने विभिन्न रागों का विश्लेषण किया और संगीत पर एक ग्रंथ लिखा। चंपारण में सिमराव कर्नाट वंश की राजधानी थी। कर्नाटक लिखा हुआ यहाँ नहीं, कर्नाटक नहीं, कर्नाट है। कर्नाट वंश की राजधानी थी चंपारण सिमराव, ठीक है। और बाद में कमलादित्य स्थान या कमलाथान उनकी राजधानी बन गया। कौन है, कमलाथान उनकी राजधानी बन गया, जिसे अब मधुबनी जिले में अंधारा थड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस वंश के अन्य शासक कौन थे, गंगा सिंह देव, नरसिंह देव और हरि सिंह देव थे। गंगा सिंह देव एक सक्षम प्रशासक और नन्नदेव के पुत्र थे। स्वाभाविक है कि पुत्र वंश राजवंश लिखा ही है। राजवंश तो अपने ही मतलब ब्लड ग्रुप से ही होंगे, ठीक है। नरसिंह देव का तिरहुत और दरभंगा क्षेत्र पर कब्जा था, और हरि सिंह देव कर्नाट वंश के अंतिम शासक था। वह कला और साहित्य के महान संरक्षण थे। कौन सा, हरि सिंह देव। जो हरि सिंह देव थे वो कला और साहित्य के महान संरक्षण थे। उनके दरबार में वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरेश्वरी
जो राजपुरोहित थे, और कर्नाट शासक के काल को मिथिला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। और याद रखिएगा, कहीं न कहीं जो सो मिथिला के स्वर्ण काल कौन सा था? कर्नाट शासक काल। और पंजी व्यवस्था और पंजी प्रबंधन की स्थापना हरि सिंह देव ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला पर हमला किया और हरि सिंह देव नेपाल भाग गए। अब कर्नाट वंश पर कहे तो किसने हमला किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये क्या किया? हमला किया। और ये जो हरि सिंह देव जो थे वो कहाँ चले गए? नेपाल चले गए, क्योंकि नेपाल जो है सो मिथिला के बगल में ही था, ऊपर में, उत्तर में। और कर्नाट राजवंश को अनिवार राजवंश ने अपने कब्जे में ले लिया। कौन ले लिए? अनिवार राजवंश। अनिवार राजवंश ने क्या किया? कर्नाट राजवंश को अपने कब्जे में ले लिए। और अनिवार राजवंश ने 1356 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में उत्तर बिहार यानी कि मिथिला पर शासन किया। तो याद रहेगा, क्रम में भी पूछ लेगा तो क्रम देखिए, पहले क्या आया था? पहले एक और लिखे थे। अब आता मौखरी वंश। मौखरी वंश क्या है? गया के मौखरी गुप्त शासकों के अधीन सामंत थे। क्या थे? सामंत थे। गुप्त वंश के पतन के दौरान वे मजबूत होने लगे और 550 ईस्वी में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। तीसरी शताब्दी में कन्नौज यानी कि यूपी और राजस्थान में बारवा क्षेत्र में फैले हुए थे। हरिवंश कन्नौज के पहले मौखरी शासक थे जिन्हें 510 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त हुआ था। हरिवर्मन कौन है? हरिवर्मन कन्नौज। आदित्य वर्मन हरिवर्मन के पुत्र थे, जिसका विवाह गुप्त मगध की राजकुमारी हर्षगुप्त से हुआ था। और कुमार गुप्त यानी कि गुप्त राजा ने मौखरी शासक ईशान वर्मन जो 550 से लेके 65 ईस्वी में मगध से छीन लिया। और मौखरी राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक सर्ववर्मन ने मगध पर पुनः कब्जा कर लिया। तो अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या था? तो आ सकता है यहाँ पे, देखिए क्रम के अनुसार से मौखरी वंश, इसके बाद क्या आया था? मौखरी वंश के बाद पाल वंश, यहाँ मगध ही है, मगध से छीना था, ठीक है। पाल वंश के बाद कौन है? सेन वंश। और सेन वंश के बाद कर्नाट वंश। और कर्नाट वंश के बाद यहीं पे रहे। मतलब अगर आपको क्वेश्चन की डायमेंशन बढ़ाने का हो या व्यापक बनाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिनपाल जो है पाल वंश का शासक, इसका भी क्रम पूछ सकता है। तो थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न पे अनुसार से कैसा होता है, ठीक है। कर्नाट वंश जो है सो, अब यहाँ जैसे कर्नाट वंश के बाद क्या आया था? अनिवार वंश। तो मध्यकालीन का जो है सो बिहार में पूरा राजवंश खत्म किए हैं। अब आते हैं मध्यकालीन में 11वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के तुर्कियों के आक्रमण। तुर्क ने आक्रमण किया। देखिए बिहार में तुर्की का आक्रमण। तो सबसे पहले नाम है बख्तियार खिलजी। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमला किया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय सहित कई बौद्ध मठों को क्या किया? नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि कहावत में सुनने में मिला है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का जलाया था लाइब्रेरी का, तो लगभग 3 महीना तक वहाँ पे आग सुगा रही, मतलब आग था ही। इतना बुक था नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में कि उसमें जो आग लगा लगभग 3 महीना तक आग था उसमें, ठीक है। कई निर्दोष लोगों को मारा डाला और तुर्की आक्रमणों के कारण दिल्ली सल्तनत का शासन कायम हुआ। बिहार को या तो दिल्ली के से शासन करने वाला शासकों के अधीन शामिल किया गया या एक अलग प्रांत बना दिया गया। जब तुर्क आक्रमण किया बिहार पे तो क्या किया गया? एक प्रांत के रूप में बना दिया गया। पहले तो क्या किया? दिल्ली से ही शासन किया,
और देखा जब शासन दिल्ली से नहीं हो संभव है तो फिर इसको प्रांत बना के और एक प्रांत क्षेत्र का शासन राजा घोषित किया। अब आते हैं सबसे पहले बख्तियार खिलजी पर। बख्तियार खिलजी क्या है, देखिए वह कबूत उल दीन क्या है, कुतुब उद्दीन ऐबक के जनरल में से एक थे। कौन? बख्तियार खिलजी कुतुब उद्दीन ऐबक के जनरलों में से एक थे। उसने अपनी सेना द्वारा मठों को नष्ट कर दिया, जिसके दौरान कई विहार यानी कि जहाँ पे बौद्ध लोग क्या थे, संरक्षण दे भिक्षुक लोग रहते थे, विहार और नालंदा और दंतपुरी जो कि बिहार शरीफ में थे, विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को क्या किया, नष्ट किया। नष्ट करने का मतलब कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य ये भी होगा कि इनके साहित्य को ख़त्म किया जाए, और ये भी कह सकते हैं कि नष्ट करने का यानी कि अपना कब्जा कर लेना, अपने अनुसार से चलना। वह बिहार का पहला मुस्लिम आक्रांता था। कौन? बख्तियार खिलजी। और खिलजी ने 1198 ईस्वी में बख्तियारपुर शहर की स्थापना किया। कहाँ सा? बख्तियारपुर शहर की स्थापना किया। बख्तियारपुर जो बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट राजा नरसिंह देव के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। कौन? बख्तियार खिलजी ने। किस पे किए हैं? जो नरसिंह देव। किस पे? ये कहाँ के थे राजा? कर्नाट। ये कहाँ पे क्षेत्र था? मिथिला में। तो याद रखिएगा, एक शहर की स्थापना, बख्तियारपुर शहर की स्थापना किसने किया था? खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने अपने नाम पे किया था। कर्नाट के राजा नरसिंह देव के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था। बंगाल और असम के क्षेत्र पर भी उसके द्वारा आक्रमण किया गया। बंगाल, असम, ठीक है। अली मर्दन ने उनकी हत्या कर दी और उनका मकबरा बिहार शरीफ में है। किसका? बख्तियार खिलजी का। तो सदउद्दीन हसन निजामी ने ताज उल मासीर में 1192 से लेकर 1228 ईस्वी के दौरान खिलजी के आक्रमण के बारे में लिखा गया है। तो खिलजी जो हम बता रहे थे आक्रमण, और जो बताया नष्ट किया गया है, ये जो बता रहे हैं जो है सब नालंदा विश्वविद्यालय को जला भी दिया गया है, कहाँ पर है? तो ये कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है। ताज उल मासीर किसने लिखा था? सदउद्दीन हसन निजाम ने। अब आते हैं गुलाम वंश पे। गुलाम वंश के दौरान बिहार, जब गुलाम वंश आया था, गुलाम वंश क्यों कहते हैं कि आइए पढ़ते हैं। अली मर्दन के बाद हसमुद्दीन क्या है? हसमुद्दीन इवाज खिलजी ने लखनऊती में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया और वह तिहुत शासन से कर प्राप्त करने में सफल रहा। तिहुत शासन बताए थे। कुतुब उद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश गुलाम थे, इसलिए गुलाम वंश यहाँ से बोला जाता है। कुतुब उद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर आक्रमण किया और बाद में लखनऊती गया, और इवाज की सेना ने राजमहल पहाड़ियों के पास लड़ाई लड़ी, लेकिन आत्मसमर्पण करना पड़ा। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना प्रतिनिधि यानी कि सूबेदार बनाया, लेकिन इवाज ने बाद में उसे भगाने के लिए मजबूर कर दिया। बदले में इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद ने इवाज पर हमला किया और उसे मार डाला। उसने बिहार, अवध और लखनऊती को अपने शासन में शामिल किया और 1229 ईस्वी तक शासन किया। तो क्या है देखिए, कहीं ना कहीं गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे? इल्तुतमिश। ये कहाँ पे आक्रमण किया था? बिहार शरीफ और बाढ़ पे आक्रमण किया था। फिर क्या किया? लखनऊती और जो सो इवाज की सेना ने राजमहल पहाड़ी के जाके लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद क्या किया उन्होंने? किससे? इनके पास आत्मसमर्पण कर दिया। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना प्रतिनिधि यानी सूबेदार बनाया, लेकिन इवाज ने बाद में उसे भगाने के लिए मजबूर किया।
मतलब उसको भागने के लिए मजबूर कर दिया। बदले में क्या किया इल्तुतमिश के बेटे ने नसीरुद्दीन महमूद ने इवाज पर हमला किया और उसे मार डाला। किसको मार दिया? इवाज को मार डाला। और उसे क्या फिर किया? बिहार, अवध और लखनऊती की ओर क्या किया? शासन में शामिल किया गया। नसीरुद्दीन का मृत्यु के बाद मलिक इख्तियार उद्दीन बालक, जिसको बोलते हैं बलख खिलजी, क्या? बलख खिलजी ने विद्रोह कर दिया था। इसीलिए इल्तुतमिश ने बलख को हराने के बाद बिहार के बंगाल से अलग किया। क्या किया? बिहार को बंगाल से अलग किया। और इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार के राज्यपाल नियुक्त किया और बाद में तुगान खान बिहार का राज्यपाल बना। तो कहीं न कहीं सैफुद्दीन ऐबक कौन थे? बिहार के राज्यपाल थे। कब राज्यपाल बना था? जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था। ये करीब देखा जाए तो 1230 साल के करीब हुआ था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बिहार में पर से दिल्ली का नियंत्रण ढीला पड़ गया और बलबन ने लखनऊती के शासक तुगहिन खान को पराजित कर मार डाला और बुखारा खान को शासक बनाया। फिर बनाने का क्या? मनेर, बिहार शरीफ, भोजपुर, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना और नालंदा और लखीसराय और विक्रमशिला गुलाम वंश के अधीन हो गए। तिरहुत के क्षेत्र में कर्नाट शासक स्वतंत्र थे, हालांकि उन्होंने दिल्ली को कर जरूर दिया, यानी कि स्वतंत्र थे लेकिन कर देना स्टार्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इतना बिहार पे आक्रमण कि अगर देखा जाए तो एक लाइन में बता देते हैं कि गुलाम वंश कहाँ कहाँ थे। मनेर में थे, बिहार शरीफ थे, भोजपुर थे, गया थे, पटना, मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना, नालंदा, लखीसराय और विक्रमशिला, ये सब क्या थे? गुलाम वंश के अधीन थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा, कर्नाट वंश अपने आप में स्वतंत्र थे लेकिन उन्होंने टैक्स दिया है, स्वतंत्र थे। अब आते हैं मध्यकालीन में राजवंश। वो क्या था? मध्यकालीन पूर्व राजवंश बिहार में। देखिए, पहला है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश पे आ गया था खिलजी के शासन। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप कराकर राजस्व के रूप में आधी फसल की मांग किया। क्या किया? गुलाम वंश में कौन कौन वंश आया? खिलजी शासन पहले, खिलजी के, फिर तुगलक वंश आएंगे। इन्होंने क्या किया? आधी फसल की मांग की। किसमें? राजस्व के में, यानी कि टैक्स के लिए जो फसल होगा उसकी आधी फसल दे दीजिए। शेख मोहम्मद इस्माइल को अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा भेजा था, लेकिन राजा शक्र सिंह ने उसे हरा दिया। 1301 ईस्वी में शमसुद्दीन फिरोज शाह ने स्वयं को बंगाल का शासक घोषित कर दिया और अपने पुत्र फिरोज शाह को 1309 से लेकर 1315 ईस्वी के मध्य बिहार का राज्यपाल घोषित कर दिया गया। बाद में हातिम खान, जो फिरोज शाह के पुत्र थे, को 1315 से लेकर 1321 ईस्वी के बीच बिहार के राज्यपाल बनाया गया और बिहार वंश के कुछ सिक्के भोजपुर और खिलजी वंश के, जो हम पहले ही बताए, भोजपुर और लखीसराय में मिले हैं और ये हम पुरातात्विक साक्ष्य में बताए थे आपको। अब आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश क्या है? गयाउद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया और लखनऊती के राजा नसीरुद्दीन ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि सोनार गांव के राजा गयासुद्दीन बहादुर ने सुल्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह किया और गयासुद्दीन तुगलक ने उसे हरा दिया। अब बोलते हैं उन्हें मिथिला के राजा हरि सिंह देव कर्नाट वंश को भी हराया। कौन? तुगलक वंश। फिर बोलता तिरहुत के तुगलक ने सिक्के में, तिरहुत से क्या मिला है? तिरहुत से तुगलक के सिक्के मिले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दरभंगा को
तुगल कपूर कहा जाता था और मालिक इब्राहिम बिहार में तुगलक वंश का सबसे सक्षम शासक थे। सबसे सक्षम है कौन सा, सबको से संपूर्ण। यहाँ उस समय किला जमा मस्जिद भी बनाई गई थी। कहाँ पे? दरभंगा में। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह भी शुरू हो गया था। फिरोज शाह तुगलक का फारसी शिलालेख बिहार शरीफ से मिला है, जो उस समय बिहार की राजधानी थी। पटना और गया से कुछ शिलालेख और सिक्के मिले हैं। मलिक इब्राहिम बया या मालिक बया का मकबरा बिहार शरीफ या पीर पहाड़ी पर स्थित है। सूफी संत सरफुद्दीन यहाँ मनेरी लिखित सूफी साहित्यिक मालफूजत कथनों के संकलन और हजरत मखदूम शाह फिरदौस द्वारा लिखित मानकीबुल असफिया ने बिहार में तुगलक वंश के स्थापना की जानकारी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं तुगलक वंश सबसे पहले कब आक्रमण किया था? 1324 ईस्वी में। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। किस पे किया था? बंगाल और बिहार पे किया था। लखनौती के राजा नसीरुद्दीन ने क्या किया? गयासुद्दीन के समय आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि सोनार गांव के राजा गयासुद्दीन बहादुर ने सुल्तान के सेना के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन उसे भी हरा दिया। और फिर मिथिला के राजा हरि सिंह देव ने कर्नाट वंश को भी हराया। फिर तिरहुत में तुगलक के सिक्के मिले हैं ऐसे करके। और दरभंगा का नाम क्या था? तुगलपुर, याद रखिएगा। अब आता चेरो राजवंश। क्या है? चेरो राजवंश। उन्होंने भोजपुर, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिलों में अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। उन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया। कौन? चेरो राजवंश ने। कितना वक्त? बिहार में 300 वर्ष। और जगदीशपुर मेला इसी के समय फूलचंद ने शुरू किया था। जगदीशपुर मेला 1587 से 1607 ईस्वी के बीच कुकुमचंद झराफ भोजपुर के चेरो प्रमुख थे और उज्जैनी और चेरो ने 1611 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, जिसे उज्जैनियों ने जीत लिया। और मेदिनी राय चेरो वंश का सबसे पहले प्रसिद्ध शासक थे। मेदिनी राय। और मेदिनी राय का क्षेत्र कौन था? गया था, अरवल था, दाऊदनगर था और रामगढ़ तक फैला हुआ था। मेदिनी राय की मृत्यु 1634 ईस्वी के अंत में हुई थी। उसके बाद उसके पुत्र राजा प्रताप राय गद्दी पर बैठा और उसके शासन के दौरान 3 मुगल आक्रमण हुए, जो कि अंत में चेरो मुगल साम्राज्य में क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। अब आते हैं उज्जैनियन वंश। उज्जैनियन जो था, उज्जैनी ये बिहार राज्य का एक प्रमुख राजपूत वंश था। याद रखिएगा, ये सब वंश आता है। बिहार में बसने के बाद उन्हें उज्जैनिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हर चीज़ बिहार में या लगाते हैं। बिहारियों बोलते हैं ना। तो वे अंततः बिहार में भोजपुर क्षेत्र में शासन बन गए। कहा था भोजपुर क्षेत्र के शासक बन गए थे। चेर शासक सहसबल का वध कर भोज राजपुत्र देवराज ने भोजपुर की स्थापना किया। और कौन है? भोज राजपुत्र। देखिए, भोजपुर की स्थापना किया था भोज राजपुत्र, जो देवराज ने भोजपुर की स्थापना किया था। भोजपुर में देवराज का संतन सिंह कहा जाता था। कौन सा? उज्जैनिया और चेरो के बीच कई लड़ाई लड़ी। उज्जैनिया शासक गजपत ने शेरशाह सूरी के साथ गठबंधन किया और साथ मिलकर बंगाल सल्तनत को हराया। बक्सर, जगदीशपुर और डुमराव में उज्जैनियों ने शक्तिशाली बन गए। जितने उज्जैनियाँ था सब शक्तिशाली बन गए। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। चेरो वंश के बाद आ गया उज्जैनिया वंश। फिर आता है
नुहानी राजवंश। देखिए नुहानी राजवंश में क्या है, सिकंदर लोदी के समय राजनीतिक परिवर्तन में के परिणाम स्वरूप नुहानी राजवंश का उदय हुआ। जैसे ही सिकंदर लोदी सत्ता के में आया, जौनपुर के राज्यपाल बिहार भाग गए और तिरहुत और सारण के जमींदार केंद्रीय शासक के खिलाफ थे। इस सब के कारण सिकंदर लोदी ने बिहार पर आक्रमण किया और सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराया और दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, जो 1523 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक बिहार का प्रशासक बना रहा। उसने बेटे बहार खान नुहानी ने पिता की मृत्यु के बाद 1523 ईस्वी में प्रशासक बन गए। उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण किया। इब्राहिम लोदी ने उस पर आक्रमण किया और शुरू में दिल्ली सेना जीती, लेकिन बाद में यह हार गई। इस हार के कारण मोहम्मद साम्राज्य का विस्तार बिहार से कन्नौज तक हुआ और 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई में बाबर द्वारा पराजित होने के बाद सुल्तान मोहम्मद ने बाबर के अधिकार को स्वीकार कर लिया। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनका बेटा जलाल खान सिंहासन पर आसीन हुआ और शेरशाह सूरी को उनका सलाहकार बनाया, रक्षक नियुक्त किया गया था। नुहानी शासकों के पतन के बाद शेरशाह शक्तिशाली अफगान शासक के रूप में उभरा। अब आते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। देखिए जी, शेरशाह सूरी बहुत ही अच्छे हैं, इनके अच्छा विस्तार है। देखिए शेरशाह सूरी एक अफगान शासक थे, जो आज अफगानिस्तान बोलते हैं। उनका असली नाम फरीद खान था। क्या नाम था? शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खान। अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद ने उन्हें शेर खान की उपाधि दिया था, क्योंकि इन्होंने बचपन में शेर को मारे थे, इसीलिए। उन्होंने बिहार के सासाराम में अपनी राजधानी के साथ सूर साम्राज्य की स्थापना किए थे। 1534 ईस्वी में शेरशाह और महमूद शाह ने सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ी, जिसे शेरशाह जीत गया। और 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा की लड़ाई गई। चौसा वही जहाँ से गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला में चौसा जगह है, वहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। उसने 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं को फिर से हराया और उसे भारत से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं से लड़े हैं शेरशाह सूरी ने। अब आते हैं इस जीत के बाद शेरशाह ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि के नाम कर ली। ठीक है। शेरशाह ने 1541 में ईस्वी में पटना को बिहार प्रांत की राजधानी बनाया। अब यहाँ से बिहार की राजधानी पटना कैसे गया? शेरशाह ने चांदी का सिक्के भी जारी किए थे। बिहार में चांदी के सिक्के जारी करने वाले मुगल काल में कहीं न कहीं शेरशाह का योगदान बहुत है। ठीक है। उसने कई भूमि और राजस्व सुधार कार्य किए और चटगांव से काबुल तक ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किए। ग्रैंड ट्रंक रोड। अब शेरशाह केवल 5 वर्ष यानी कि 1540 से 1545 के लिए शासन पर था और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार, जिसमें पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान और बुंदेलखंड शामिल थे। उनका साम्राज्य असम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। 13 मई 1545 को कालिंजर किले को घेराबंदी के दौरान शेरशाह मारा गया और शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो पहले बता चुके हैं। शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह का प्रशासन का स्तर ऐसा था: केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और गांव। देखिए, जो स्थानीय प्रशासन था, यहाँ पे मंत्रालय 2 था, सरकार और
जो परगना था, ये देखिए ठीक है, जो सरकार है इसको क्या क्या काम था प्रधान, ये सिकदारे और सिकदान कानून प्रशासन के मुंसिफे या मुंसिफा ग्राम प्रधान के, यानी कह सकते हैं सरकार कौन थे, ग्राम प्रधान थे स्थानीय सरकार के। और जो परगना था इनका क्या था, सिकदार यानी कि पुलिस का प्रमुख काम एक अमीर या मुंसिफ राजस्व को आकलन करना और एक कुरकुन यानी कि रिकॉर्ड रखने वाला। कहीं ना कहीं क्या काम था परगना का, पुलिस का प्रमुख था, राजस्व का आकलन करने का और रिकॉर्ड रखने वाला, कितना कितना क्या क्या, ठीक है। और गांव में क्या था, राजस्व वसूली करने के लिए पटवारी या कानूनगो थे। अब देखिए केंद्रीय प्रशासन मंत्रालय क्या क्या था, दीवाने वजारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंसा, दीवान ए रिसालत और दीवान ए कजा। जो दीवाने वजारत था वो राजस्व और वित्त जिसका नेतृत्व वजीर ने किया था, और दीवान ए अर्ज सचिवालय था जिसका प्रमुख दवीर थे, और दीवान ए इंसा जो क्या थे, ये सहपत्र यानी व्यवहार मंत्री थे, और दीवान ए रिसालात ये कौन थे, विदेश मंत्री, और दीवान ए कजा विधि मंत्री या कर्जी। ये सब प्रशासन थे, मंत्रालय थे। पतन कैसे हुआ था इनका देखिए, पतन सूर्यवंश के पतन के बाद बिहार के क्षेत्र पर ताज खान या करानी का शासन था। उन्होंने बिहार शरीफ को अपना राजधानी बनाया। सुलेमान करानी जैसे 1565 से 1572 और दाऊद खान करानी इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। सुलेमान करानी ने मुगल सम्राट अकबर का संरक्षण स्वीकार किया, लेकिन उनके बेटे दाऊद ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया। अकबर हाजीपुर आया और हाजीपुर के किले पर कब्जा कर लिया। उसने 1576 ईस्वी में राजमहल के युद्ध के दाऊद को हराया, जिसके बाद बिहार में मुगल साम्राज्य यानी मुगल शासन का मजबूती में स्थापित हो गया। अब आते हैं मुगल राजवंश के दौरान बिहार। देखिए मुगलों ने बिहार पर कब्जा किया और इसे पटना में मुख्यालय बनाकर इसे अपने सूबे में बदल दिया। मुगलों द्वारा बिहार पर कब्जा करने का संघर्ष बाबर और सुल्तान मोहम्मद के बीच 1527 ईस्वी में घाघर की लड़ाई में शुरू हुई। 1532 ईस्वी में नुहानी राजवंश का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य हुमायूं ने दोहा सराय में अफगानों को हराया और उसने 1531 ईस्वी में चुनार किले के आक्रमण किया। चुनार किले पर क्या किया, आक्रमण किया। बिहार में मुगल वंश, पहले अकबर को देखते हैं। 1574 ईस्वी में मुगल में दाऊद खान से पटना को जब्त कर लिया, जो एक अफगान प्रमुख सुलेमान खान का पुत्र थे। 1575 में तुकारोई की लड़ाई के बाद दाऊद खान को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। अकबर ने 1576 में बिहार को अपना साम्राज्य को एक अलग सूबा बनाया। मुनीम खान को बिहार का राज्यपाल बनाया और 17 मार्च 1587 को राजा मान सिंह को बिहार के सूबेदार नियुक्त किया गया और उन्होंने भोजपुर, गिद्धौर और खड़गपुर को जीतकर रोहतास को अपनी राजधानी बनाया और सासाराम में रोहतासगढ़ के किलेबंद का जीर्णोद्धार किया। 1570 ईस्वी में अकबर ने महेश ठाकुर को मिथिला का प्रशासक बनाया और उसने मधुबनी के राजनगर को अपनी राजधानी बनाया। अकबर के शासनकाल के दौरान आसिफ खान बिहार के अंतिम राज्यपाल थे। जहांगीर, अब देखते हैं अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब और उत्तर मुगल काल। देखिए जहांगीर ने आसिफ खान की जगह लाल बैग की नियुक्त किया, जिन्हें बिहार के राज्यपाल के रूप में बैग बहादुर के नाम से जाना जाता है। 1661 में
जहांगीर ने अपने बेटा परवेज को बिहार का गवर्नर घोषित किया और वह बिहार के राज्यपाल बनने वाले पहले मुगल राजकुमार थे। शाहजादा खुर्रम, जिसको बोलते हैं शाहजहां, ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया और परवेज से पटना, रोहतास आदि पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में शाहजहां हार गया और बिहार से बाहर निकल गया। बाज बहादुर जहांगीर कुली खान को बिहार का सूबेदार बनाया। उन्हें तत्काल कार्रवाई की और विद्रोही पूरी तरह से हार गए। मिर्जा रुस्तम सफरी जहांगीर के शासनकाल के दौरान बिहार के अंतिम राज्यपाल थे। अब शाहजहां, खान ए आलम को शाहजहां के शासनकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल नियुक्त किया गया। उनकी जगह नियुक्त मिर्जा शफी को सैफ खान के नाम से भी जाना जाता था और सैफ खान ने पटना में शाही ईदगाह बनवाई। वह 1632 ईस्वी में अब्दुल्ला खान द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, जिसे उज्जैनियों का प्रमुख राजा प्रताप के विद्रोह को दबा दिया और बिहार का अगला राज्यपाल शाइस्ता खान, जो कि 1639 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी था। 1651 ईस्वी में जाफर खान को गवर्नर नियुक्त किया गया और उन्होंने पटना और हुंडी बाजार मस्जिद में बाग ए जाफर खान का निर्माण करवाया और जाफर खान के बाद जुल्फ़िकार खान और फिर अलीवर्दी खान ने गद्दी संभाली अपने अंतराल पे। अब आते औरंगजेब, जहाँ से मुगल के पतन का अंत माना जाता है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पहला गवर्नर दाऊद खान कुरैशी था, जो दाऊद खान ने गया जिले और दाऊद नगर शहर की स्थापना किया। उसने पलामू के चेरोस को हराया और साम्राज्य को छोटे नागपुर को तक बढ़ाया। दाऊद खान के उत्तराधिकारी जान निसार खान था, जिसे लश्कर खान के नाम से भी जाना जाता है। वह इब्राहिम खान द्वारा प्रतिस्थापित हुआ था, जिसके शासनकाल में पटना में विभीषण अकाल पड़ा था। औरंगजेब ने मुर्शिद खान कुली खान को 1700 ईस्वी में दीवान बनाकर बंगाल भेजा और औरंगजेब ने अपने पोते राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार के सूबेदार बनाया, जिसे अजीमुस्सान के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1704 ईस्वी में पटना का पुनर्निर्माण कराया, जिसे अजीमाबाद कहा। अब आते हैं उत्तर मुगल काल, यानी कि मुगल काल का पतन कर सकते हैं। मुगल काल के बाद क्या है? बहादुर शाह प्रथम शाह आलम प्रथम ने राजकुमार अजीमुस्सान को बिहार के प्रशासक और फारुखसियार को बंगाल का नवाब बनाया। मुर्शिद कुली खान को फारुखसियार द्वारा मुर्शिदाबाद के नवाब नाजिम के रूप में नियुक्त किया और अपने शासन काल के दौरान उन्होंने जागीरदार प्रणाली यानी भूमि प्रबंधन को माल जसमानी में बदल दिया, जो बाद में जमींदारी प्रणाली में बदल गया। आजीमुस्सान के बाद बिहार के मुगल नियंत्रण कमजोर हुआ और फारुखसियार पहले मुगल थे जिन्हों 1713 में पटना के ताज पहनाया गया था और मोहम्मद शाह ने फ़खर उद दौला को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया और बिहार के अंतिम मुगल गवर्नर थे, जो 1733 में बंगाल के नवाब द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त कर दिया गया। बिहार के सूबेदार के काल में फ़खर उद दौला कोर्ट ऑफ जस्टिस पटना में बनाया गया। अब आते हैं बिहार और बंगाल के नवाब। देखिए, बिहार और बंगाल के नवाब पे आते हैं। मुर्शिद कुली खान और उनके उत्तराधिकारी नवाब
शुजाउद्दीन खान, सरफराज खान, अली वर्दी खान, सिराज उद्दौला, मीर कासिम, ये कौन थे? मुस्लिम कुली खान के उत्तराधिकार। शुजाउद्दीन खान, सरफराज खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला और मीर कासिम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को स्वतंत्र शासक के रूप में प्रशासित किया। हालांकि वे नियमित रूप से मुगल साम्राज्य को राजस्व भेजते रहे। बंगाल के नवाबों ने इस क्षेत्र में व्यापार को फलने फूलने दिया और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ महानतम मेलों जैसे मेलों में सोनपुर मेला, जो भारत के सबसे बड़ा पशु मेला है, जो को जारी रखने और यहाँ तक कि फलने फूलने की अनुमति दी गई, जिसमें दूर दूर से व्यापारियों को आमंत्रित किया गया था। जो आज भी सोनपुर मेला 1 महीना तक लगता है। तो 17वीं शताब्दी के मध्य 1743 ईस्वी में पेशवा 17वीं 18वीं शताब्दी जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1700 या फिर 1643 होगा, यहाँ पे थोड़ा डाउट है, देखिएगा जी। पेशवा बालाजी बाजीराव के आक्रमण के साथ मुंगेर और भागलपुर में मराठों का आगमन हुआ। अब आते हैं मुर्शिद कुली खान, जो 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब द्वारा बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रह के रोककर अपने प्रांतों के हित को बचाने की कोशिश किया। उन्होंने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित किया। कहाँ किया? ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। शुजाउद्दीन खान दूसरा। मुर्शिद कुली खान के दामाद शुजाउद्दीन खान ने सरकार को पदच्युत किया और बिहार के सूबा को बंगाल का हिस्सा बनाने के लिए कब्जा कर लिया। सरफराज खान शुजा के बेटे थे और उन्होंने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि ली। शुजाउद्दीन खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर और नजम उद दौला। देखिए, अली वर्दी खान को नायब या नाजिम या उप नवाब के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1756 ईस्वी इस पद पर रहा और इस अवधि में अफगानों में कई आक्रमण देखे गए, क्योंकि मुगल शासन कमज़ोर हो गए थे। और अलवर्दी खान ने पटना और रानी सराय की लड़ाई में विद्रोह में आक्रमण को दबा दिया गया और अलवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद सम्राट मोहम्मद से एक फरमान प्राप्त करके अपने कब्जे को वैध बना दिया। उन्होंने सिराजुद्दौला का पक्ष लिया और नवाब नामित किया, जो उनकी सबसे बेटी के बेटे थे। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को कलकत्ता में अपने कारखानों को मजबूत करने से रोक दिया, लेकिन उनके आदेशों को पालन करने से इनकार करने पर अंग्रेज़ सेना के साथ क्या किया? प्लासी के युद्ध लड़ाई किया। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। फिर होता है मीर कासिम ने वर्धमान और मिदनापुर चटगांव की जमींदारी अंग्रेज़ों को दे दी और उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई राजस्व सुधार किया। मीर जाफर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मुक्त व्यापार 24 परगना में जमींदार के अधिकार अंग्रेज़ों को दिया। उन्होंने क्लाइव का जयकाल भी कहा जाता है। क्लाइव का जयकाल 1763 में अंग्रेजी द्वारा नियुक्त किए गए मीर कासिम के साथ युद्ध छेड़ने के बाद हुई और 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। नजम उद दौला मीर जाफर के पुत्र थे। उन्हें नवाब बनाया गया था, जो सरकार की दोहरी प्रणाली 1765 से 72 की अवधि के दौरान अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बन गए। अब धीरे धीरे अंग्रेज आते चलेंगे।
मध्यकालीन में बिहार में धर्म क्या है? मध्यकालीन में बिहार में धर्म। बिहार में सूफीवाद के विकास का केंद्र भी रहा है, क्योंकि कुछ सूफी संत जिन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच भाईचारा की शुरुआत की, इस्लामी काल के आसपास यहाँ बस गए और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म 1660 ईस्वी में पटना में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह द्वारा उनके जन्म स्थान की याद में निर्मित तख्त श्री हर मंदिर जी की साहिब क्या है? तख्त श्री हर मंदिर जी साहिब को सिख द्वारा पांच यानी कि अकाल तख्तों में से एक माना जाता है। हिंदूवादी कौन थे पहले? हिंदूवादी है, सिख धर्म है और सूफीवादी है। हिंदू मुख्य धर्म था, जो गया में विष्णु पद मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान था। इसका निर्माण 1783 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और ये क्वेश्चन आ सकता है। हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय ने अधिक लोकप्रियता हासिल की। मिथिलावासी शक्ति के उपासक थे। और अब आते हैं सिख धर्म। मध्यकाल के उत्तरार्ध में सिख धर्म बिहार में फैला। गुरु नानक देव 1509 ईस्वी में पटना आए और गाया घाट के पास भगत जैतमल के घर रुके और बाद में 1666 ईस्वी में गुरु तेज बहादुर ने अपने परिवार के साथ आए। सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। वह एक आध्यात्मिक नेता, एक कवि और एक योद्धा थे। उन्होंने मुगल के सेना के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा नामक सिख योद्धा को तैयार किया था। उन्हें करतारपुर पोथी को गुरु ग्रंथ साहिब में अंतिम रूप में देने का श्रेय भी दिया जाता है। तख्त श्री हरमंदिर साहिब, जिसे पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के 5वां तख्तों में से एक है। सूफीवाद बिहार में सूफीवाद वजुदिया स्कूल से संबंधित है। बिहार शरीफ और सारण चिश्ती सूफीवाद की गतिविधि में उल्लेख केंद्र है। सुतसिया स्कूल के सबसे महान सूफियों में से एक वैशाली के पास बनिया बसर में अबुल फैज कांजिन ओला थे। इमाम ताज, फकीक चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी और बिहार के लोकप्रिय सूफीवाद के विभिन्न संप्रदायक थे। इतने संप्रदायक थे सूफीवाद के। और मखदूम सरफुद्दीन अहमद यादामनेरी सबसे प्रमुख सूफी संत थे, जिनका नाम जुलाई 1264 ईस्वी में पटना के मनेर गांव में हुआ। यहीं से मनेर पड़ा है। 12 साल की उम्र में उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की दर्शन और तर्क यानी कि तकनीकी सोचने थिंकिंग दर्शन और धर्म के ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनेर छोड़ दिया था। उन्हें शेख नाजिमुद्दीन फिरदौसी का उपाधि दी। उन्होंने मकतूबत ए सादी या मकतूबती बिस्ती ओ हसद और फैवेद ए रुकनी लिखी है। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। उनका मकबरा बिहार शरीफ नालंदा में बड़ी दरगाह में स्थित है। मकतूबत ए सादी, मकतूबती बिस्त ओ हस्त और फैवेद ए रुकनी लिखी है। अब आते हैं बिहार में सामाजिक स्थिति, जो कि लास्ट है। बिहार में सामाजिक स्थिति क्या क्या था? सामाजिक और आर्थिक। आजीवन कैसा था? देखिए, बिहार अपना जीवन कैसे जीता था? आजीविका और समाज।
अपना यहाँ बिहार में क्या क्या उपज था उस समय, चावल, कपास, गेहूँ, दाल, तंबाकू, अफीम की खेती से क्या होता, आजीविका का प्रमुख स्रोत था। और इस अवधि में छोटे पैमाने पर रेशम, चीनी और चमड़ा कपड़ा उद्योग का भी उदय हो गया था। समाज का था कुलीनों और मध्य वर्गों का की तुलना में आम लोगों की स्थिति दयनीय थी, और क्योंकि कुलीन और जो मध्य वर्ग अच्छे थे और बाकी लोग की स्थिति बहुत दयनीय थी। समाज की हतोत्साहित करने वाला समस्याओं में से एक क्या था, दास प्रथा थी, और उस समय अस्तित्व में थी, देखी गई थी। कहीं ना कहीं उस समय दास प्रथा को भी प्रचलन बहुत ज़्यादा थी। तो चलिए दोस्तों, बिहार के मध्यकालीन ख़त्म हो गया है। हाँ, अगर आपको लगता होगा त्रुटि है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में बिहार का आधुनिक इतिहास, और वो भी ख़त्म हो जाएगा एक 1.5 से 2 घंटा में। इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर कहीं समस्या होगी, अगर क्वेश्चन बुकलेट चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एक लगभग आपको 120 मतलब 1 घंटा 20 मिनट में पूरा वीडियो मिल जाएगा। इसको 5 से 6 बार क्या 10 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत आपके लिए मध्यकालीन बिहार जो बिहार स्पेशल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हमसे जुड़ने के लिए आपको ऊपर ईमेल आईडी दिया होगा, ऊपर टेलीग्राम आईडी दिया होगा, ऊपर जो है सो आपको ट्विटर आईडी दिया होगा, किसी भी से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्या चीज़, बिहार के आधुनिक इतिहास में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, बाय।